नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम। अब तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन राइज होता है कि एटम के अंदर ये थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं। तो इस बात को सबसे पहले थॉमसन ने बताया, और थॉमसन ने एक मॉडल दिया एटम का और नाम दिया गया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। देखिए इस मॉडल के अंदर अगर आप देखते हैं, इसके नाम दिया गया वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, या इसको बोल सकते हैं प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। तो काफ़ी कॉमन जो नाम है वो वाटरमेलन के नाम से जानते हैं इसको हम। वाटरमेलन होना भी चाहिए। जैसे आप वाटरमेलन के अकॉर्डिंग, मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक बीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन वाटरमेलन। तरबूज के अंदर जैसे बीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, वैसे ही एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग। देखिए वाटरमेलन को एटम से जोड़ दिया। जब भी आप वाटरमेलन खाएं तो थॉमसन के मॉडल को ज़रूर याद रख लें। तो काफ़ी समय तक इस मॉडल को ओबे किया गया, लेकिन काफ़ी समय के बाद ये मॉडल फेल हो गया। अब क्योंकि नई रिसर्च होती है तो कुछ पुराने जो मॉडल्स हैं वो फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न देखिए क्या हुआ, इसका लिमिटेशन क्या हुआ, इसकी लिमिटेशन देखिए। लिमिटेशन क्या रही, लिमिटेशन से पहले आप ये ध्यान रखेंगे, दिस मॉडल एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं, और अपोजिट चार्ज है, दैट इज वाई दे एटम हैज नो चार्ज। बट इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट of Rutherford on thin gold foil alpha rays scattering experiment of Rutherford on thin gold foil। थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया 1911 के अंदर, उसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इससे पहले इसको हम ओबे करते हैं साइंटिस्ट, लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। काफ़ी काम किया जो थॉमसन ने, और कैथोड रेज के ऊपर जो काम किया उसने, उस वर्क के ऊपर थॉमसन को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1906 के अंदर। तो बड़ा अचीवमेंट थी थॉमसन की भी, लेकिन मॉडल ज़्यादा समय तक चला नहीं। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल है देखिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड ने पहले जो एक्सपेरिमेंट किया उसको स्टडी करते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया। हमें पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने मॉडल दिया। अब यहाँ देखिए रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, और रेडियो एक्टिव सोर्स में से अल्फा रेज का यूज़ किया। अल्फा रेज को बोम्बार्डमेंट किया इसके ऊपर, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब इसके चारों तरफ देखिए स्क्रीनिंग लगा रखी है, फोटोग्राफी प्लेट है, और उसके ऊपर जिंक सल्फाइड जो हमने कैथोड रेज में लगाया था वो लगाया। जहाँ पर ये रेज स्ट्राइक करती है तो वो चमक जाता है, इल्यूमिनेट हो जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया उसने, ऑब्जर्वेशन क्या निकाले देखिए।
most of the alpha rays go straight. Some alpha rays deflect from their path, and very few, 1 out of 20,000, 20,000 में से एक अल्फा रे अपने पाथ पर वापस आ जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। तो ये सारा उसने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया ये सारी चीज़ें, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने मॉडल दिया और नाम दिया गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, या बोल सकते हो कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकाला देखिए इसने, द मोस्ट ऑफ द space in atom is empty because large number of alpha rays go straight। बहुत सारी अल्फा रेज स्ट्रेट निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। तो इस कंक्लूजन निकाला गया कि बहुत सारा स्पेस उसके अंदर क्या है, खाली है, खाली स्पेस में पाया गया। दूसरा से क्या बताया देखिए, फ्यू अल्फा रेज डिफ्लेक्ट और बाउंस बैक। This indicate the presence of positive charge at the center of atom and this heavily positive center is called nucleus of the atom। क्या बोला गया उसको, न्यूक्लियस बोला गया। तो उसने न्यूक्लियस को भी डिफाइन कर दिया कि न्यूक्लियस क्या होता है। ये बात थॉमसन नहीं बता पाया था। तो रदरफोर्ड ने बताया कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी रदरफोर्ड की उस समय के अंदर। तो दिस वाज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये एक्सरे एक्सपेरिमेंट निकालेंगे। एक्सरे एक्सपेरिमेंट से डायमीटर निकाला गया, डायमीटर ऑब्जर्व किया गया, डायमीटर ऑफ एटम (10⁻⁻10 मीटर) एंड डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर। ये ऑब्जर्व किया गया एक्सरे के साथ में। ओवरऑल जो आप एटम के बारे में बात करते हैं तो ये डिफरेंस होता है, जो एटम है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका बहुत ही छोटा है। अब सपोज कीजिए एक क्रिकेट बॉल है, उसके चारों तरफ अगर आप 5 किलोमीटर एरिया का स्फेयर खींच देते हैं, सर्कल खींच देते हैं, तो जो बॉल है वो न्यूक्लियस है और बाकी जो स्फेयर है, जो स्पेस बच गया उसका, वो उसका एटम है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी रदरफोर्ड ने। काफ़ी समय तक उसको भी किया गया, लेकिन बाद में ये मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि इसके बाद कुछ नई रिसर्च हुई, एक थ्योरी आई, उसको मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब आगे इसको स्टडी करेंगे। देखिए इसमें हम इसने क्या बताया कि कोई भी
चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है, एक्सेलरेट करता है, तो अपनी एनर्जी को लॉस करता है। तो लिमिटेशन देखिए इसकी क्या हुई, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसने रदरफोर्ड ने तो बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया कि स्टेबल कैसे है। तो जब ये थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी गई, तो ये मॉडल फेल हो गया, क्योंकि इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और रिवॉल्व करते टाइम ये चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपनी एनर्जी को लॉस करता है, और जैसे जैसे रिवॉल्व करेगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी लॉस होगी, लॉस होते हुए एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी को लॉस कर देगा। एट लास्ट इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस एंड दिस नेवर हैपन्स, ये कभी ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से ये जो मॉडल है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये बाद में कुछ अलग थ्योरी आई है, उसने एक्सप्लेन किया उसको, लेकिन ये रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाकी आगे मॉडल आता है बोर मॉडल, उसने एक्सप्लेन किया। एक और है अनेबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। जो स्पेक्ट्रा था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये बातें ना मतलब एक्सप्लेन नहीं करने की वजह से रदरफोर्ड मॉडल फेल हो जाता है। और साइंस में ऐसा होता भी है कि जैसे जैसे रिसर्च होती है, पुरानी जो ओल्ड डिस्कोर्स है उसमें कुछ कमियां निकलती हैं और वो कुछ नया कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी बात हमने डिस्कस की, देखिए रेडियो एक्टिविटी, हमने डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जो अल्फा रेज यूज की थी वो कहाँ से आई। तो रेडियो एक्टिविटी को समझेंगे आप यहाँ पे। एक सब्सटेंस होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसमें से अपने आप स्पॉन्टेनियस रेडिएशन निकलती रहती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेज फ्रॉम एन एलिमेंट is called radioactivity and the element is called radioactive element। जो रेज निकलती हैं, गामा है नो चार्ज, अल्फा रेज देखना पॉजिटिव चार्ज इस पर रहता है, और बीटा जो चार्ज होता है रेज उस पर होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो याद रखेंगे। तो फिनोमेना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे एग्जाम्पल याद रखना रेडियो एक्टिविटी के, एग्जाम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम काफ़ी सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत महंगे आते हैं। तो इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और एक बात और याद रखना, जीके पूछते हैं वो डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी, तो नाम याद रखेंगे हेनरी बैकरल डिस्को रेडियो एक्टिविटी। इसके साथ मैडम क्यूरी ने भी काफ़ी काम किया फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, लेकिन आप याद रखेंगे रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरल। तो आई होप यू enjoy the video and study with me and enjoy chemistry. Thank you. Like and subscribe.